सभी को नमस्कार, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं सुमन शर्मा अपनी टीम की ओर से सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं आज की ऑनलाइन कक्षा में। प्यारे बच्चों, टीम हिंदी आई है फिर से आपके लिए लेकर साहित्य की एक और झलक। बेटा, एक प्रश्न मुझे आपसे सबसे पहले पूछना है, साहित्य हम क्यों पढ़ते हैं? क्या महत्व है साहित्य का हमारे लिए? क्या यह दूसरे विषयों की तरह है? एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि साहित्य केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करता या केवल ज्ञान ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये हमें एक मानसिक और भावात्मक आनंद भी प्रदान करता है। यह हमें आनंद देता है, जीवन की एक नई समझ पैदा करता है और हमारी भावनाओं का परिष्कार करके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, कविताएं ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर हमें जोश आता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और साहित्य से हमें एक विभिन्न प्रकार का आनंद भी मिलता है। क्यों, सहमत हैं आप लोग मुझसे? तो चलिए आज हम एक और झलक लेने के लिए चलते हैं साहित्य की। आज की टीम में हमारे पाठ के मुख्य प्रस्तोता हैं, जो कि पाठ को प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर आलोक तिवारी सर। इसके अलावा हमारे आपके साथ YouTube पर रहेंगे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा, मैं स्वयं और डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। हम लोग आपके साथ YouTube पर रहेंगे। बेटा, खूब सारे प्रश्न पूछिए, पाठ को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। लेकिन 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 पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें एक काम और करना है। हमें अपने बच्चों की पीठ थपथपानी है, उन्हें शाबाशी देनी है। किस लिए देनी है? अरे, आप लोगों ने ऐसा ही काम किया है भाई, हमें बहुत खुश कर दिया है। जो गूगल फॉर्म हमने अपनी पिछली कक्षा में आपके लिए डाला था और आपको प्रश्न दिए थे, आपने उनके 100% उत्तर दिए हैं और ढेर सारे बच्चों ने जवाब दिए हैं। हमारे पास टोटल रिस्पॉन्स बहुत सारा आया है। कितना आया है? 38,403। वाह, वेरी गुड। इसके लिए हम बहुत आपको शाबाशी देते हैं बेटा। और देखिए, ये 10 बच्चे हमारे टॉप 10 हैं, अर्थात इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बेटा, सही जवाब तो और भी बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, परंतु इनके जवाब हमें सबसे पहले मिले हैं, सबसे कम समय में मिले हैं। तो मैं इनके नाम आपके सामने बोलती हूँ। सोनिया बेगमपुर स्कूल से, दिव्या, किरण अशोक विहार स्कूल से, विधि वर्मा चंद्रनगर स्कूल से, शुभ्रा मिश्र RSKV भोलानाथ नगर से, ज्योति मीणा गुलाबी बाग स्कूल से, विनीता नांगलोई स्कूल से, अशोक थापा पुष्प विहार से, विवेक गर्ग और जसमीत सिंह लक्ष्मी नगर से। इन 10 बच्चों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शाबाशी और बेटा बहुत बहुत धन्यवाद भी हम आपको देते हैं। धन्यवाद किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने ये रिस्पॉन्स करके हमारा भी उत्साह बढ़ाया है। हमारे बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे इतना अच्छा समझ रहे हैं और हमारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दे रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती, हमारी टीम के लिए। तो आपने हमारा उत्साह क्यों बढ़ाया है? अच्छा पढ़ाने के लिए और अच्छा प्रस्तुत करने के लिए और अपने बच्चों से जुड़ने के लिए। तो बेटा, हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारे आज के विषय पर। हमारा पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति भाग 2, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। जो शेष भाग रह चुका है उसे आलोक सर आज प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आगे का पाठ पढ़ने से पहले क्यों ना हम पिछले पाठ की थोड़ी सी रिवीजन कर ले, पुनरावृत्ति कर ले, आपको भी याद आ जाएगा और हम एक बार उसको दोहरा लेते हैं। तो पहले आपने इसमें पढ़ा था पिछले पाठ में बेटा, लेखक परिचय। तो लेखक कौन है इसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, शोधकर्ता और कोशकार भी हैं, अनुवादक भी हैं, कथाकार और कवि।
अर्थात उन्होंने अपने साहित्य सेवा के दौरान ये सभी साहित्य कर्म किए हैं और इतिहासकार के रूप में और आलोचक के रूप में वे विशेष रूप से जाने जाते हैं बच्चों, क्योंकि साहित्य में, हिंदी साहित्य में एक नई प्रकार की आलोचना दृष्टि वे लेकर आए थे, इसलिए उनके काल को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा उनकी जो रचनाएं आपने पढ़ी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उनमें हमने 3 प्रकार के ग्रंथ पढ़े थे। आपको शिवेंद्र सर ने अच्छे से समझाया था पिछली कक्षा में, याद है आपको? कौन कौन से ग्रंथ पढ़े थे? नंबर 1 आलोचनात्मक ग्रंथ, जो कि थे काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा आदि। दूसरी प्रकार का ग्रंथ उनका ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्थात उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार एक बहुत ही अच्छे तरीके से और एक व्यवस्थित रूप में लिखा था। तीसरे प्रकार के जो निबंध थे उनके, वे थे निबंधात्मक ग्रंथ। चिंतामणि नामक पुस्तक में उनके सभी निबंध संकलित हैं। उन्होंने अनेक मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे थे, जैसे मित्रता, लज्जा, करुणा आदि। याद आ गया आपको? उन्होंने इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नवीन दृष्टि से लिखा था बच्चों। जब भी वे किसी ग्रंथ की समीक्षा करते हैं तो केवल उसके गुण दोष नहीं गिनाते, बल्कि जीवन और लोक के संदर्भ में उसकी जांच परख करते हैं। उनकी भाषा भी अलग प्रकार की है, यानी उनके विचारों को, उनके तर्कों को और भाव प्रधान विषयों को बड़ी सुंदर रूप में वे अभिव्यक्त करने में सक्षम है उनकी भाषा। तो ये तो हुआ हमारे लेखक का परिचय, आपको याद आ गया, पुनरावृत्ति हो गई। और दूसरे भाग में आलोक सर ने आपको पाठ का एक भाग पढ़ाया था, प्रेम घन की छाया स्मृति, जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण गद्य की एक विधा है। ऐसे निबंध जिनमें लेखक अपने स्मृति के आधार पर किसी भी विषय को, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के संदर्भ में विस्तार से लिखता है, भावात्मक तरीके से लिखता है, उसे हम कहते हैं संस्मरण। और यह संस्मरण किसके विषय में लिखा गया है बच्चों? श्री रामचंद्र शुक्ल ने यह संस्मरण लिखा है भारतेंदु मंडल के एक महत्वपूर्ण कवि, प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन उनका उपनाम था, यानी उनका निकनेम था, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और पाठ में आपने पढ़ा था कि प्रेमघन जी को बचपन से साहित्य से बहुत प्रेम था, ये गलत बोल गई मैं, रामचंद्र शुक्ल जी को बचपन से ही साहित्य से बहुत प्रेम था और साहित्यकारों के प्रति भी उनके अंदर बहुत उत्सुकता थी, कौतूहल था, उनसे मिलने के लिए वे लालायित रहते थे। तो उनके मन में ये साहित्य का प्रेम कैसे पैदा हुआ? उनके पिता भी साहित्य प्रेमी थे और बचपन में वे रामचरितमानस और रामचंद्रिका जैसी पुस्तकें पढ़कर सुनाया करते थे पूरे परिवार के लोगों को बिठाकर। इससे उनके मन में, यानी शुक्ल जी के मन में साहित्य के प्रति प्रेम, रुचि उत्पन्न हुई और उसके बाद साहित्यकारों से मिलने की उत्सुकता और कौतूहल पैदा हुआ बेटा। उनके पिता की मिर्जापुर में तबादला होने के बाद जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर प्रेमघन जी का घर है, भारतेंदु मंडल के एक बहुत बड़े कवि प्रेमघन यहाँ रहते हैं, तो उनको देखने के लिए उनके मन में बहुत उत्सुकता पैदा हुई और अपनी मित्र मंडली के साथ वे जा पहुंचे उनके घर के नीचे और सड़क पर खड़े उन्होंने प्रेमघन जी की पहली झलक किस प्रकार देखी थी और उन्हें कितनी खुशी हुई थी, इसके बारे में वे बताते हैं। तो यहाँ तक आपने पाठ को पढ़ा था और उम्मीद है आपको पूरा पाठ याद आ गया होगा। तो अब क्यों ना 2-3 प्रश्नों से हम अपने इस ज्ञान को जांच लें कि क्या क्या पढ़ा था हमने। तो चलिए आप अपना चैट बॉक्स संभाल ही लीजिए और जरा इन 3 प्रश्नों के फटाफट जल्दी से उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम आगे आलोक सर के साथ आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो बच्चों बताओ, अपने प्रश्न के नंबर के साथ अपना सही उत्तर आप अंकित करेंगे। शुक्ल जी की निबंध निम्न में से एक विशेषता नहीं है। इन चारों चीजों में से शुक्ल जी ने कौन सा कार्य नहीं किया था, उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? शोधकर्ता, कोशकार, अनुवादक और नाटककार। चारों में से कौन सी विशेषता शुक्ल जी की नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं? दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि शुक्ल जी निबंध संग्रह का नाम है, क्या यह सत्य है या असत्य? क और ख में से कौन सा उत्तर सही है? तीसरा प्रश्न, गद्य लेखक की कसौटी है, तो निबंध
डैश की कसौटी है, निबंध किसकी कसौटी है? इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? साहित्य, गद्य, पद्य या चंपू? निबंध इनमें से किसकी कसौटी माना जाता है? आप बताइए, लिखिए। और उम्मीद है कि बच्चे लिख रहे होंगे, अपने चैट बॉक्स में अंकित कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आलोक सर के पास आगे का पाठ पढ़ने के लिए। और बेटा एक बात मैं आपसे और कहूंगी कि अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने खोलकर रखिए। जब भी आप कोई पाठ पढ़ते हैं तो किताब में से उस पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। पुस्तक अपने पास जरूर रखिए। आलोक सर कृपया पाठ को शुरू कीजिए। धन्यवाद सुमन मैडम। इस सार गर्भित रिकैप और प्रश्नोत्तरी के बाद निश्चित रूप से विद्यार्थी पाठ को प्रारंभ करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे। तो आइए बच्चों, देर न करते हुए हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। केदारनाथ जी के साथ भारतेंदु जी के मकान को उन्होंने देखा था और केदारनाथ जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने मिर्जापुर में एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की स्थापना की थी। जल्दी ही उनके साथ आचार्य शुक्ल की का हृदय परिचय हुआ। हृदय परिचय मतलब हार्दिक परिचय, हृदय जमा परिचय। यहाँ पर जो योजक आपको दिखाई पड़ रहा है उसकी जगह पर हम से पढ़ सकते हैं, हृदय से परिचय, यानी जिससे आपका एक हार्दिक संबंध स्थापित हो जाए। शीघ्र ही गहरी मैत्री यानी मित्रता में परिणत यानी कि परिणाम के रूप में बदल गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ कौर, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। यही नहीं, 16 साल की उम्र तक अपनी रुचि के कारण हिंदी साहित्य में जो आचार्य शुक्ल की रुचि थी उसके परिणाम स्वरूप उनकी एक अच्छी खासी मंडली बन गई थी, अच्छा खासा ग्रुप, अच्छा खासा समूह बन गया था जो हिंदी साहित्य इत्यादि पर चर्चा किया करते थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। देखिए, ये किशोर वय के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ वाक्य है। जब किशोर बालक कोई नया काम करता है, कुछ ऐसा करता है जो उत्साहवर्धक होता है, तो किशोर बालक अपने आप को एक तरह से अमूर्त कल्पना करने लगता है। और किशोरावस्था के मनोविज्ञान की यह खास विशेषता है, अमूर्त की कल्पना की क्षमता हमें किशोरावस्था में ही प्राप्त होती है। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। बच्चों, इस अनुच्छेद से हम यह भी समझ सकेंगे कि उस समय हिंदी का क्या स्वरूप था, साथ ही हम यह भी समझ सकेंगे कि हिंदी के विषय में लोगों की क्या मानसिकता थी। बच्चों, वह समय हिंदी के एक मुकम्मल एक मानक रूप को अख्तियार करने या वहां तक पहुंचने का समय था। द्विवेदी काल था वह हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से जब यदि हम देखें, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी का एक तरह से परिष्कार कर रहे थे। ऐसे समय में एकदम से हिंदी साहित्य में एक हिस्सा ऐसा आया जो तत्सम बहुल शब्दों का प्रयोग करते थे। तत्सम, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत के शब्दावली का, संस्कृत की शब्दावली हिंदी में बहुतायत में मान्य है। तो जो ये मित्र मंडली थी, ये अक्सर अपनी भाषा में निसंदेह शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जिस स्थान पर मैं रहता था वहां अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। उर्दू कानों में कान का विशेषण उर्दू। कहने का आशय यह है कि उन लोगों के कानों को उर्दू शब्दों को सुनने का अभ्यास था, क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल काल में हमारे यहाँ की सरकारी भाषा फारसी और फारसी से चलते हुए उर्दू तक आई हुई थी। साथ ही अंग्रेजी सरकार जब आई तो अंग्रेजी भाषा भी सरकारी भाषा के रूप में स्थापित हुई। लेकिन कचहरियों में जो देसी मुकदमे होते थे उसमें ज्यादातर उर्दू भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। चूंकि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी कचहरी में काम करते थे और वो ऐसे ही मोहल्ले में रहते थे जिसमें ज्यादातर लोग कचहरी में काम करने वाले थे। अतः उन लोगों को सामान्य रूप से उर्दू सुनने की आदत पड़ी हुई थी। ऐसे में शुक्ल जी और उनके मित्रों के द्वारा संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग अजीब और अनूठा उन्हें लग रहा था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मैं उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। तो देखा बच्चों आपने हिंदी को लेकर जो दृष्टिकोण था उस जमाने में, उस दृष्टिकोण को ये एक अंश कितनी स्पष्टता से व्यक्त करता है। शक्ल देखकर यह अंदाजा लगा लेना कि ये हिंदी ही पढ़ते होंगे, इससे हमें पता चलता है कि उस समय हिंदी के प्रति उस तरह की सम्माननीय दृष्टि नहीं थी जिस तरह की सम्माननीय दृष्टि आज हम लोग रखते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अभी प्रतिष्ठित होना था और उसके लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनमें से 2 बड़े लेखक मौजूद हैं इस निबंध में मुख्य रूप से, और साथ ही प्रकारांतर से अन्य लेखकों की भी चर्चा हो रही है। हम उस वातावरण को भी समझ रहे हैं जिसमें हिंदी प्रतिष्ठित हो रही थी। तो आइए इस अनुच्छेद के बाद देखते हैं इस अनुच्छेद का साहित्यिक वैशिष्ट्य क्या है। तो जैसा कि आपने इससे पहले भी साहित्यिक वैशिष्ट्य देखा था हर अनुच्छेद का, इस अनुच्छेद में भी आचार्य शुक्ल के साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है। इस अनुच्छेद की भाषा भी तत्संप्रधान हिंदी है, किंतु जगह जगह उर्दू शब्दों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य खिल उठा है। अनुच्छेद में किशोर बालक के मनोविज्ञान को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। अनुच्छेद में व्यंग्य विनोदपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। और अब हम आगे चलते हैं और सुमन मैडम को आमंत्रित करते हैं कि वे अब तक की आपकी समझ को परखें। सुमन मैडम। जी सर। तो बच्चों, अब तक का पाठ आपने पढ़ा और एक बार फिर से अपना चैट बॉक्स संभाल लीजिए। चलिए समझ परखते हैं अपनी समझ को कि अब तक के पाठ में हमें क्या समझ आया। आचार्य शुक्ल ने ये जो संस्मरण लिखा है प्रेमगंज जी के बारे में, इसमें उन्होंने बहुत सारी बताई हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और अपनी साहित्य यात्रा के बारे में। तो अब तक के पाठ के आधार पर बेटा ये सारे वाक्य आपके सामने हैं और आपको इसमें से सही और गलत बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। आप प्रश्न के नंबर के साथ अपना उत्तर लिखेंगे। पहला वाक्य है, बचपन में आचार्य शुक्ल राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में अंतर को भली भांति जानते थे। बेटा ये वाक्य जो है ये आपके पाठ के उस अंश में से है जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था और आपको याद होगा कि कवि हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वे पढ़ा करते थे। तो बताइए। दूसरा वाक्य है, प्रेमगंजी मिर्जापुर में रहते थे, यह सही है या गलत। तीसरा, लेखक के पिताजी उन्हें भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें पढ़ने को दिया करते थे, सही या गलत। बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं, वाह वेरी गुड, बहुत तेजी से हमारा चैट बॉक्स भाग रहा है, देख रही हूं मैं। यस, नो, गलत, सही, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिए हैं। और चौथा है, आचार्य शुक्ल और उनके मित्रों की मंडली का नाम लोगों ने निसंदेह रख दिया था। उम्मीद है आपको चारों वाक्य समझ आ गए होंगे, आपने सही उत्तर दिया होगा। बेटा बहुत सारे बच्चों ने दिया है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही नाम, मैं मुझे रोक के पढ़ना पड़ेगा। किरण पाल, संजय कुमार, परवीन दत्ता, मधु बिष्ट, वसीम, अजय कुमार, ढेर सारे बच्चों ने। बेटा सबके नाम बोलने संभव नहीं है। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और चलते हैं आलोक सर के पास। आलोक सर आ जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। तो बच्चों, अपनी किशोरावस्था में ही आचार्य शुक्ल की रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी और अब उनकी हैसियत एक लेखक के समान हो गई थी, यानी उनका सामर्थ्य लेखक के समान हो गया था। और चौधरी साहब के यहाँ भी उनका
अच्छा आना जाना हो गया था, अच्छा परिचय हो गया था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। हम उन्हें एक पुरानी चीज समझते थे। पुरानी चीज, चीज यानी पदार्थ, मनुष्य नहीं बल्कि वस्तु समझते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो मानवीय कमजोरियां होती हैं, उन कमजोरियों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति वे लगते थे। और इस पुरातत्व दृष्टि में, यानी इस पुरानेपन की दृष्टि में, इस नजरिए में, दृष्टि का अर्थ यहाँ नजर से नहीं नजरिए से है, में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण था। एक तरफ तो उनके प्रति प्रेम था, स्नेह था, उनके प्रति श्रद्धा भाव था, हिंदी के प्रति जो वो कार्य कर रहे थे वह एक तरह से अच्छा लगता था। और दूसरी तरफ कुतूहल का, कुतूहल यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा भी इन नए युवा हिंदी साहित्य के प्रेमियों में जगी हुई थी। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। खासे हिंदुस्तानी रईस यानी बहुत अधिक, बहुत ज्यादा रईस व्यक्ति थे हिंदुस्तान के। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। जैसा कि रईसों की आदत होती है, रईस लोग अपने यहाँ बड़े बड़े समारोह करवाते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस करवाते हैं, उसी तरह प्रेमघन जी के यहाँ भी होता था। यहाँ देखिए बच्चों, एक शब्द आया नाच रंग। नाच रंग ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नाच जमा रंग। रंग शब्द का अभिप्राय है रंगमंच से है संदर्भ उसका, और नाच का मतलब है नृत्य। तो एक तरह से नृत्य नाटिकाओं की तरफ इशारा है। और अगर आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बहुत खूबसूरत नाट्य शैली है जिसको हम नौटंकी कहते हैं। उसमें गीत भी होता है, नृत्य भी होता है और रंगमंचीय प्रस्तुति भी होती है। तो इस प्रकार के नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। उनकी हर एक अदा से रियासत, रियासत यानी सामंतीपन, सामंती यानी जैसा रजवाड़ों के साथ होता है, जिस तरह से रजवाड़ों की व्यक्तित्व में एक प्रकार की विशिष्ट गरिमा होती है, वैसा प्रेमघन जी के व्यक्तित्व में था। और तबीयतदारी, तबीयतदारी यानी शौकीन स्वभाव उनके हर अदा में, उनकी हर क्रियाकलाप में नजर आती थी। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, उनके लंबे लंबे बाल थे जो कंधों तक आते थे। आप इधर से उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छांट का क्या कहना है, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। तो ये पूरा वह दृश्य है जिस दृश्य से आप समझ सकते हैं कि कैसा अद्भुत व्यक्तित्व था प्रेमघन जी का। उनके व्यक्तित्व में ही एक खानदानी गरिमा और साथ ही साथ एक शौकीन मिजाजी हमें नजर आती है। यही नहीं, उनकी बातचीत भी बहुत कटी छटी होती थी। काट छांट से अभिप्राय है, आपने देखा होगा कि माली किस तरह से पौधों को काट छांट कर उपवन को एक सुंदर स्वरूप देता है। तो इसी प्रकार से प्रेमघन जी भी अपनी बात को सीधे सीधे कहने की बजाय उसे एक विशेष प्रकार से, एक विशेष, उनका शब्द चयन विशेष प्रकार का होता था कि बात जब सामने आती थी तो उसमें एक विलक्षण, विलक्षण मतलब अनुपम, अनूठी, असाधारण वक्रता, वक्रता यानी टेढ़ापन, कुटिलता भी इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ विलक्षण से वक्रता से अभिप्राय है कि बात कहने का ऐसा ढंग जिसका अर्थ बहुत ही व्यंग्यात्मक हो। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। यहाँ तक कि वे अपने नौकरों से भी जो बातचीत करते थे, उस बातचीत में भी एक विशेष प्रकार का विनोद और व्यंग मिश्रित रहता था। विनोद यानी हास परिहास। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि कारे बचा था नहीं। उनके शब्दों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। यानी अगर किसी नौकर से भी कोई गलती हुई, मान लीजिए गिलास गिर गया, तो वो ये नहीं कहते थे कि ये गिलास टूटा तो नहीं, जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं। वो कहते थे का रे बचा था नहीं, यानी क्या रे
गिलास बचा तो नहीं। और साथ ही उनके बातचीत के तरीके में क्यों साहब तकिया कलाम के रूप में, यानी हर वाक्य के शुरुआत में क्यों साहब जोड़कर वे कहा करते थे। तो आइए इस खूबसूरत और इस मजेदार अनुच्छेद के बाद फिर से इसके साहित्यिक वैशिष्ट्य को परखने की कोशिश करते हैं। और मैं महसूस कर रहा हूं कि आप सब स्वयं अब अनुच्छेद के साहित्यिक वैशिष्ट्य का अनुमान लगाने के लायक हो गए हैं। देखिए, जो पहला साहित्यिक वैशिष्ट्य मैंने समझा है वह यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में बहुत ही रोचक ढंग से चौधरी जी की रईसी और शौकीन मिजाजी का वर्णन किया है। आचार्य शुक्ल ने इस अनुच्छेद में चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का सुंदर रेखा चित्र खींचा है। रेखा चित्र से आपको हम परिचित करा चुके हैं। रेखा चित्र यानी शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर देना रेखा चित्र कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग ने अनुच्छेद की भाषा को जीवंत बना दिया है। साहित्यिक हिंदी के बीच बीच में देशज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा का प्रभाव अद्भुत रूप से बढ़ गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे। वे यानी प्रेमघन जी। बनाया करते थे यानी व्यंग्यात्मक भाषा बोलते थे। यानी जैसा कि हम लोग अक्सर एक दूसरे को मित्रवत संबंधों में हास परिहास किया करते हैं, तो ऐसी ही आदत प्रेमघन जी को थी। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रभावशाली कवि रहते थे। यहाँ पुरानी परिपाटी पे जरा ध्यान दीजिए बेटा। वह समय जो था, आप यूं समझिए कि 1900 से लेकर 1919-20 तक का जो समय था, वह समय हिंदी के बनने का समय था। तो ऐसे समय में, और 1900 से क्या 1850-57 से ही मान लीजिए इसे, तो ऐसे समय में एक तरफ तो ब्रज भाषा में कविता लिखने वाले लोग थे जो हिंदी साहित्य के रीतिकाल की शैली में कविताएं लिख रहे थे। रीतिकाल यानी 1700 से लेकर 1850 के आसपास तक के समय को हम रीतिकाल कहते हैं। और इस समय की कविताएं लक्षण लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर और श्रृंगार रस की कविताएं, ऐसी कविताएं जो उस समय के राजाओं महाराजाओं को पसंद आ जाए, क्योंकि यही राजा महाराजा कवियों के आश्रयदाता होते थे। तो उस शैली में कविता लिखने वाले कवि थे जिनका नाम वामनाचार्य गिरी था। और नई परिपाटी क्या थी? नई परिपाटी जो भारतेंदु से शुरू होती है, यानी ऐसी कविता जिसमें राजाओं महाराजाओं का नहीं बल्कि आम जनता के दुख दर्द और खुशियों को शामिल किया जाए, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के कारणों पर दृष्टि डाली जाए। भारतेंदु ने तो आगे बढ़कर राष्ट्रभाषा हिंदी को भी देखा और उसके विषय में भी अपनी कविताओं और अपने निबंधों में चिंता जाहिर की। तो बहरहाल, तो जो कवि थे उनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंभे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कवित्व पूरा हो गया और वामन जी ने नीचे से यह कवित्व ललकारा, जिसका अंतिम अंश था, खंभा टेक खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। यानी खंभे पर टिक कर खड़ी है जैसे नारी मुगलाने की, यानी मुगल वंश की कोई महिला या मुगल वंश की कोई राजकुमारी या रानी। तो इस तरह से प्रेमघन जी से लोग हास परिहास करते थे और वे स्वयं भी करते थे। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार ही पिया है? तो देखिए, चौधरी साहब ने एक जवाब का उत्तर सवाल के रूप में किस तरह प्रस्तुत किया, और उनकी बातों में जो काट छांट, जो सफाई दिखती है, उससे एक हास परिहास का माहौल बनता है। चौधरी साहब ने गलती की, जल के साथ खाया क्रिया का प्रयोग किया, जबकि हम जानते हैं जल पिया जाता है। और उसी बात को पकड़कर प्रेमघन जी ने परिहास किया कि जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। तो इस तरह से बच्चों, उस समय का वातावरण बहुत विनोद प्रिय वातावरण था
और ऐसे हंसी मजाक के दौर चलते रहते थे। लोग इसका बुरा नहीं मानते थे, लोग इससे अपमानित महसूस नहीं करते थे, बल्कि इस तरह की चुटकियां लेना एक अच्छा कार्य माना जाता था। एक अच्छे व्यक्तित्व, एक खुश मिजाज व्यक्तित्व की पहचान मानी जाती थी। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज मैं अक्सर सुना करता हूं, पर उसका ठीक अर्थ समझ में ना आया। आखिर घनचक्कर के क्या मानी है, उसके क्या लक्षण हैं? चौधरी साहब ने अपने पड़ोसी से पूछा कि घनचक्कर का क्या मतलब होता है। मानी यानी मायने, अर्थ। पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हों सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। तो पड़ोसी महाशय ने मजाक उड़ाते हुए प्रेमघन जी से कहा कि घनचक्कर का मतलब आपको नहीं पता? अरे भाई, आप सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं वो कलम से कागज पर लिख दीजिए और उसे पढ़ जाइए। आप समझ जाएंगे कि घनचक्कर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। यानी एक तरह से प्रेमघन जी को उन्होंने घनचक्कर कहा। तो आइए अब इस खूबसूरत अनुच्छेद के साहित्यिक वैशिष्ट पर दृष्टिपात करते हैं। प्रस्तुत अनुच्छेद में प्रेमघन जी की वाक्पटुता और विनोद प्रियता का सुंदर वर्णन है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में जीवंतता आ गई है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है तथा तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस अनुच्छेद में लेखक ने चौधरी जी के जीवन शैली पर प्रकाश डाला है, कैसे जिया करते थे, और वर्णनात्मक शैली में सफल भाव अभिव्यक्ति है। तो ये था इस अनुच्छेद का साहित्यिक वैशिष्ट। और अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था इत्यादि। कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। पूरा प्रसंग यह है कि आचार्य शुक्ल के कुछ मित्रों ने उर्दू बेगम नाम से कहानी की शक्ल में, वृतांत यानी कि कहानी या गाथा की शक्ल में मजाकिया तरीके से उर्दू भाषा की उत्पत्ति, उसके प्रचार आदि का वर्णन किया था। और इसी किताब के ऊपर चौधरी प्रेमघन जी के छत पर बैठकर लोग चर्चा कर रहे थे शाम के समय। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था, लैंप, केरोसिन लैंप, जो जिसमें बत्ती होती है और अंदर जो है मिट्टी का तेल, कहते हैं केरोसिन को सामान्य लहजे में। तो वो जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी, बत्ती कुछ ऊपर आ गई होगी तो भभकना यानी तेजी से जलने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। चौधरी साहब नौकर बुलाने लगे कि भाई बुझाइए या धीमा कीजिए। चौधरी साहब चूंकि रईस थे तो स्वयं तो कर नहीं सकते थे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे हैं, अरे जब फूट जाई तबे चलत आवह, यानी तभी चले आना जब फूट जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, बल्कि ये कह रहे हैं कि तभी चले आना जब फूट जाएगा। और अंत में हुआ भी वही। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित, ग्लोब यानी गोल से शीशे की चिमनी लगती थी उन बत्तियों, उस लैंप पर, वो चकनाचूर हो गई और चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ न बढ़ा। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। देखिए बच्चों, हिंदी भाषा के इतिहास को यदि आप देखें, उसके विकास को देखें, तो एक मान्यता यह भी है कि हिंदी भाषा के विकास में कई चरण आते हैं। पहले वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, फिर लौकिक संस्कृत से पाली बनी, फिर पाली से प्राकृत बनी, और फिर प्राकृत से अपभ्रंश। और अपभ्रंश के कई सारे क्षेत्रीय रूप थे, जिनमें से एक रूप ने आज की हिंदी भाषा का स्वरूप अख्तियार किया और बाकी रूपों से भी एक तरह से वह समृद्ध हुई। लेकिन उपाध्याय जी की जो मान्यता थी वह यह थी कि वे नागरी यानी देवनागरी, जिसे हम आजकल लिपि मानते हैं, उसी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। आप उस समय के वातावरण की बच्चों कल्पना कर सकते हैं जिस समय हिंदी भाषा बन रही थी। उस समय आप सोचिए कि चारों तरफ हिंदी के विरुद्ध
एक तरह का माहौल था, खास करके प्रभु वर्ग में, सत्ता वर्ग में। और दूसरी तरफ जनता से हिंदी भाषा को लेकर बहुत सारे नए पढ़े लिखे युवा वर्ग संघर्ष कर रहा था। उपाध्याय जी ऐसे ही हिंदी भाषा को नागरी नाम से संबोधित करते थे और उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। शिष्ट यानी संभ्रांत, यानी पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं, सयाने लोग जिन्हें कहा जाता है कई बार। इसी प्रकार वे मिर्जापुर न लिखकर मीरजापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर, क्योंकि मीर का अर्थ होता है समुद्र और जा का अर्थ पुर होता है। कई बार पुत्र या पुत्री भी अर्थ लिया जाता है या उससे उत्पन्न हुआ भी लिया जाता है। तो यहां पर हम प्रेमघन जी की हिंदी के प्रति निष्ठा और साथ ही साथ अपने बातों के प्रति दृढ़ता को भी देख सकते हैं। सभी लोग मिर्जापुर को मिर्जापुर कहते थे, लेकिन प्रेमघन जी की स्पष्ट मान्यता थी और दृढ़ मान्यता थी कि वह मीरजापुर है, और मीरजा यानी लक्ष्मीपुर है। तो कैसा लगा ये अनुच्छेद और ये संस्मरण? आइए अब इस अनुच्छेद के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर दृष्टिपात करें। प्रस्तुत अनुच्छेद में प्रेमघन जी के व्यक्तित्व के फक्कड़पन का बहुत ही मनोहारी चित्र मिलता है। यद्यपि तत्कालीन समाज में हिंदी का शुद्ध रूप कम ही प्रचलित था, उर्दू लोगों की आम भाषा थी, तथापि प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि प्रेमघन जी नागरी को ही भाषा मानते थे। उनका शब्द चयन अत्यंत प्रभावशाली है। ये बच्चों इस अनुच्छेद की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। इस अनुच्छेद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देशज शब्दों के प्रयोग से भाषा की प्रवाहमयता बनाए रखी है। इन पंक्तियों में सरस, सजीव और भावानुकूल वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। इस निबंध में विचार प्रधान सार गर्भित चित्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। तो ये था आज का पाठ, और अब मैं आमंत्रित करता हूं अपनी सहयोगी सुमन जी को कि वे आपसे कुछ ऐसे प्रश्न करें जिससे कि आपने क्या सीखा यह जांचा जा सके, साथ ही आपका ध्यान भी पाठ पर एक बार फिर से जा सके। सुमन जी। हाँ जी सर, धन्यवाद आलोक सर। बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही गहराई से आपने इस पाठ को पढ़ाया है, और उम्मीद है कि बच्चों के भीतर चला गया होगा। भीतर का अर्थ है कि बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा, पाठ की संवेदना भी और भाषा भी। एक बच्चे ने आलोक सर प्रश्न पूछा है कि निसंदेह मंडली क्यों बुलाते थे, तो कृपया एक बार इस प्रश्न को स्पष्ट कर दीजिए ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों वो आपका प्रश्न वैसे बड़ा सुंदर प्रश्न है। दरअसल आचार्य शुक्ल और उनके जो मित्र थे वो जो नई तरह की हिंदी बन रही थी उस हिंदी का अभ्यास करते थे। और हम और आप जानते हैं, जैसा कि आपके साथ भी होता है, कि हम और आप कई बार कॉपी करते हैं अपने आदर्श को या अपने जो आइडियल्स होते हैं, खास करके सेलिब्रिटीज को लेकर, एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर। तो वैसे ही वो लोग कॉपी किया करते थे, नकल किया करते थे प्रसिद्ध लेखकों की, और उसमें तत्सम बहुल शब्द यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग खूब था। ऐसा ही एक शब्द है निसंदेह। निसंदेह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से या पक्का जिसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं, यह कहने की बजाय वो लोग बार बार निसंदेह शब्द कहा करते थे। और इसीलिए चूंकि उनका ग्रुप बार बार निसंदेह शब्द कहता था, इसलिए उन लोगों को आम लोग निसंदेह मंडली कहा करते थे। जी सुमन मैडम। हाँ, तो बच्चों आ गया होगा आपको, और मेरे प्रश्न पूछने से पहले तो बच्चों ने उत्तर भी देने शुरू कर दिए और बहुत तेजी से बच्चे उत्तर दे रहे हैं। नरसिंह शर्मा, पूजा ठाकुर, आशीष यादव, सूरज यादव, सुरेंद्र कुमार, अनुष्का शाक्य। तो मुझे तो लगता है कि प्रश्न पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे तो हमारे इतने तेज हैं कि स्क्रीन से पढ़कर तुरंत झटपट उत्तर दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हम इनको एक बार और क्लियर कर लेते हैं बेटा, स्पष्ट कर लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। पहला है कि चौधरी साहब के व्यक्तित्व की दो बड़ी विशेषताएं कौन सी थी। दो बड़ी विशेषताएं अलग अलग वर्ग की हमने दो दे रखी है। पहला वर्ग है रईसी और शौकीन तबीयत, दूसरा है विनम्रता और कंजूसी। तो सही उत्तर, और मुझे तो लगता है कि बच्चे उत्तर दे ही चुके हैं इसका। दूसरा है कि चौधरी साहब के अनुसार मीरजापुर का अर्थ था, जिसे मिर्जापुर को वो मीरजापुर कहते थे, तो इसका सही अर्थ क्या बताया उन्होंने, सीतापुर या लक्ष्मीपुर। और तीसरा है प्रेमघन जी मानते थे, क्या मानते थे, ब्राह्मी भाषा है या नागरी भाषा है।
तो बच्चे तो उत्तर दे चुके हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं हमारे, और बहुत सही उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर मुझे नजर आ रहे हैं बच्चों के। तेजी से दे रहे हैं बच्चे उत्तर। और बेटा बहुत सारे बच्चे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे लगती है कि कुछ बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमने जिस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में दे दिया है उसे आप बार बार पूछते जा रहे हैं बेटा। तो क्या कुछ मजाक के मूड में है, या फिर पाठ को सही तरीके से समझ लीजिए। वामनाचार्य का क्या अर्थ है? वामनाचार्य तो उनका नाम था, जो कवि थे पुरानी परिपाटी के, जिनके बारे में चुटू जी ने बताया है। और इसके अलावा कुछ बच्चे तो पबजी पबजी लिख रहे हैं। तो बेटा पबजी बाद में खेल लीजिएगा, 11:15 बजे कक्षा खत्म हो जाएगी, उसके बाद मजे से पबजी खेलिएगा। तो अब तक का पाठ हमने पढ़ लिया और आपको समझ भी आ गया, क्योंकि आपके उत्तरों से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों को समझ आ चुका है, सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों के नाम हम नहीं बोल पा रहे हैं बेटा, इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपके नाम देख नहीं रहे हैं, और आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब बच्चों के नाम हम बोलने लगे तो फिर पाठ कब पढ़ाएंगे। तो इसलिए बहुत सभी बच्चों को हम बहुत शाबाशी दे रहे हैं। अच्छा आलोक सर, अब एक प्रश्न और है कि ये जो पाठ हमने पढ़ा है प्रेमचंद की छाया स्मृति, तो क्या बच्चे इस पाठ के आधार पर कोई परियोजना कार्य भी कर सकते हैं? क्योंकि परियोजना कार्य तो बच्चों को करना ही है 20 अंकों का। तो जी क्या इसके पाठ के आधार पर कोई परियोजना कार्य बन सकता है क्या? जी जी, निश्चित रूप से। और अगली स्लाइड इसी से संबंधित है। देखिए बच्चों, ये स्लाइड आपके सामने है, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य क्या होता है? परियोजना कार्य दरअसल जो पाठ आपने अभी पढ़ा है उससे संबंधित और जानकारियों को खोजना, उसका शोध करना, और इस पाठ से आगे बढ़कर पाठ से जुड़े हुए अगले कदम को बढ़ाना, और इस तरह बढ़ाना जिसमें आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप चीजों को समझें। तो देखिए, ये जो सवाल है आपके सामने, जो परियोजना कार्य है, आप इसको देखिए। भारतेंदु मंडल और उनके साथी लेखकों के हिंदी साहित्य में महत्व को रेखांकित करते हुए उस मंडल के किसी एक लेखक, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अतिरिक्त, ऐसा नहीं कि जो पाठ में आया वही आप लिखें, के व्यक्तित्व और रचनाओं का परिचय दीजिए। बहुत सारे लेखक थे, आप किसी का भी दे सकते हैं। हम लोग पाठ के पहले हिस्से में ये बता भी चुके हैं। परियोजना के कुछ संकेत बिंदु भी मैंने आपको दिया है, ताकि किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, समझ सके कि इस परियोजना को कैसे पूरा कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के प्रमुख लेखकों के चित्र एकत्रित कर सकते हैं आप, और उसे परियोजना की फाइल में आप लगा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके चित्र, उनकी पुस्तकों के चित्र एकत्रित कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंशों के चित्र एकत्रित कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उन मंडल के प्रमुख लेखकों की जीवनी एकत्रित करके आप लिख सकते हैं अपनी फाइल में। और भारतेंदु के मंडल के किसी एक प्रमुख लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, आप चित्र एकत्रित करेंगे और उनके विषय में अपनी भाषा में प्रस्तुति देंगे। यह मुख्य हिस्सा होगा आपके परियोजना कार्य का। ये तो मेरी तरफ से सुझाव है बच्चे, और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि क्रिएटिविटी में, रचनात्मकता में आप नए बच्चे नए तरह के बिंदु एकत्रित करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने शिक्षकों से इस पर डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, और बहुत खूबसूरत परियोजना कार्य हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ आलोक अभ्यास के सर एक प्रश्नों पर। मिनट, जी सॉरी आलोक सर, एक बच्चे ने पूछा है कि हमारा परियोजना कार्य चेक कैसे होगा? तो जी 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 जी, ये बेटा अभी आप अपना परियोजना कार्य पूरा कीजिए, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही इस संदर्भ में गाइडलाइंस डायरेक्टरेट की तरफ से आपके पास आ जाएंगी। आइए अभ्यास के और इसके प्रश्नों पर अलावा चलते अपना परियोजना कार्य करके अपने विषय अध्यापकों को दिखाइए बेटा, उनसे आप जांच करवाइए, और वो आपको और भी अधिक सुझाव देंगे कि आप उसमें और भी क्या सुधार कर सकते हैं। हैं। जी, बचपन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक प्रमुख थे? आचार्य शुक्ल की मंडली में, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मंडली में नहीं। संस्मरण में आए विनोदपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। और चौथा प्रश्न जो है वो आपके विचार की जो विशेषता है, जो विचार का कौशल है, उस पर बल देता है। हिंदी उर्दू के विषय में लेखक के विचारों को देखिए। आप इन दोनों को एक ही भाषा की दो शैलियां मानते हैं या भिन्न भाषाएं? तो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये पाठ से आगे आपको ले जाएंगे और पाठ पर
और गहराई से विचार करने की आपको प्रेरणा देंगे। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने बाकी सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर उपस्थित हों और एक चर्चा कर ली जाए आप लोगों से। डॉक्टर शिवेंद्र सर, डॉक्टर अंकित जी और सुमन मैडम कृपया मंच पर आ जाइए और हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं इस बहुत पाठ बहुत से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। आपने इस पाठ को इतने सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। सचमुच ये आप बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से आपने रामचंद्र सुख के लेखकीय विशेषताओं और प्रेमधन के जो व्यक्तित्व की विशेषताओं को जितने सरल तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। कुछ बच्चों के प्रश्न मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाले जो बच्चे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जीवनी परीक्षा में आएगी या जीवनी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके दूसरा प्रश्न ये आ रहा था कि ब्राह्मी और नागरी लिपि में क्या अंतर है। जी बस आलोक जी आप बताएं। जी 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 धन्यवाद अंकित जी। और दोनों ही प्रश्न निश्चित रूप से यह प्रकट करते हैं कि बच्चों के मन में कितनी अधिक जिज्ञासा है। तो बच्चों, दोनों प्रश्नों के उत्तर में मैं पहला प्रश्न चुनता हूं कि क्या जीवनी परीक्षा में आएगी। जीवनी परीक्षा में उस तरह नहीं आएगी जिस तरह से इससे पहले पूछी जाती थी। इससे पहले जीवनी का जो प्रश्न आता था वह 5 अंक का प्रश्न होता था। हम लोग जानते हैं कि हमें पूरा जीवन परिचय और कृतित्व का परिचय लेखक का देना पड़ता था। इस रूप में प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें आपको लेखक के जीवन और उसके कृतित्व के बारे में सवाल किए जा सकें। तो इसलिए हमारे लिए जीवन परिचय जानना आवश्यक है। और इस दृष्टि से भी जानना आवश्यक है कि जब हम किसी लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो बच्चों, हर लेखक अपने अनुभवों से रचना करता है, तो हम उसकी रचना को समझने की चाबी या कुंजी भी पा जाते हैं। दूसरा सवाल जो है कि ब्राह्मी और नागरी, इन दोनों लिपियों में क्या अंतर है। तो बच्चों, बहुत विस्तार में इसमें नहीं जाया जा सकता क्योंकि दोनों में जो अंतर हैं वो बहुत तकनीकी अंतर हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि ब्राह्मी लिपि दरअसल, जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास एक तरह से ब्राह्मी लिपि के बाद हुआ। ब्राह्मी लिपि ऐतिहासिक रूप से देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती है, उसके पहले की है। और आप अशोक इत्यादि के समय, जो मौर्य वंश था, उसके शासन काल में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था बहुतायत में। नागरी लिपि का प्रयोग उसके बाद शुरू हुआ। तो आप चाहें तो गूगल पर भी इसे देख सकते हैं या इसके बारे में आपको इतिहास के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बच्चों, किसी पाठ को पढ़ाने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि आपकी जिज्ञासा को हम जागृत कर सकें ताकि आप पाठ के आगे सीख सकें। केवल पाठ को समझ जाना, हिंदी समझ जाना नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने बहुत। आलोक सर, एक बच्चे ने पूछा है, संदीप कुमार नाम का एक बच्चा है, उसने कहा है रीतिकाल और भक्तिकाल क्या है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द आए थे पाठ के बीच में। मैंने पाठ में भी थोड़ी बात करने की कोशिश की थी इस विषय पे, हालांकि विस्तार ज्यादा नहीं दिया था। संक्षेप में मैं आपको बता दूं बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम काल विभाजन करते हैं, देखिए किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए हम उसे खंडों में समझते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत वृहत है, उसको समझने के लिए हम उसे कालों में बांटते हैं। उसका जो पहला काल विभाजन हम करते हैं वो आदिकाल करते हैं, या आचार्य शुक्ल से वीरगाथा काल भी कहते थे। वह काल लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, कुछ लोग 1350 तक भी मानते हैं, कुछ 1450 तक भी मानते हैं, इस समय के बीच में माना जाता है। और इस समय की ज्यादातर रचनाएं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में उनकी वीरता का वर्णन करने से संबंधित थी, इसलिए। और हालांकि बहुत सारी लोक भाषाएं और जैन नाथों और सिद्धों का भी साहित्य मिलता है, तो उसे आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं। अगला काल है भक्ति काल, जो 1400 ईस्वी या 1350 ईस्वी से भी कुछ लोग मानते हैं। मोटा मोटा विभाजन है ये, बहुत सूक्ष्म स्तर पर कोई साहित्यिक प्रवृत्ति को नहीं बांट सकता। तो लगभग 14वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, इस समय में भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण जागरण का आंदोलन हुआ जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन के तहत
एकदम से जनता के बीच से कुछ ऐसे संतों का उदय हुआ, जैसे नानक, दादू दयाल, कबीर, जायसी, कुतबन, मंझन, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रस खान, ऐसे बहुत सारे लोगों का उदय हुआ जिन्होंने ईश्वर के समक्ष मानवीय जो भेदभाव है उसे तुच्छ माना और मनुष्य की समानता की पैरोकारी की। समाज सुधार के इसीलिए बहुत सारी बातें आई और हर मनुष्य को ईश्वर के प्रेम के समक्ष बराबर मानना महत्वपूर्ण माना गया। और ईश्वर को क्या माना गया? ईश्वर को माना गया कि वह भक्त वत्सल है, अपने लोगों, अपनी जनता के प्रति स्नेह का भाव रखता है। दूसरी बात, रीतिकाल। रीतिकाल बच्चों 1700 से लेकर लगभग अंग्रेजों के आगमन तक, 1850 तक, अंग्रेजों के आगमन के, अंग्रेजों के मजबूत होने तक या भारतेंदु के उदय तक का समय माना जाता है। रीतिकाल में सामंतशाही की जकड़बंदी इतिहास में बहुत मजबूत हो गई थी और राजाओं, महाराजाओं और जो मुगल शासन टूट रहा था उसके कारण अलग अलग सामंतों के दरबार स्थापित हुए थे। उन दरबारों में कवियों को नौकरी पे रखा जाता था, आश्रय दिया जाता था और कवियों को कविता के बदले में पैसा मिलता था। तो जब आप जानते ही हैं कि अगर किसी चीज के बदले पैसा उद्देश्य हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें कलात्मकता की बजाय लोकप्रियता का पुट बढ़ जाता है। तो उस काल के कवियों ने राजाओं की रुचि से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित कविताएं लिखी या फिर लक्षण वक्रता इत्यादि से संबंधित कविताएं लिखी, वाक वक्रता या लक्षण ग्रंथों से जोड़कर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और इन सब का परिणाम क्या हुआ कि हिंदी कविता में एक तरह की रूढ़िबद्धता आ गई, जड़ता आ गई, वह आम जनता से कट गई, जिसके विरुद्ध या यूं कहें कि जिसका अगले चरण के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन होता है, जो हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, यानी पॉयनियर माने जाते हैं, जो हिंदी साहित्य को उस स्वरूप में ले आए जो जनता के निकट हो, जनता की पक्षधर हो। जी जी सुमन जी। अच्छा, धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद। क्या कहते हैं, आपने बहुत अच्छे से इस पाठ को प्रस्तुत किया और हमारे बच्चे समझ भी रहे हैं, क्योंकि इस तरह के पाठ वो पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे 9वीं क्लास में सावले सपनों की याद पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ चुके हैं, 10वीं कक्षा में भी मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है वो भी पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह इस पाठ को आप 3 बिंदु से पढ़िए बच्चों। एक तो शुक्ल जी का व्यक्तित्व, दूसरा प्रेमधन जी का व्यक्तित्व और तीसरा उस समय का परिवेश और साहित्यिक परिवेश। तो इस पाठ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप सबने बहुत ध्यान से इस पाठ को सुना, देखा और आशा है कि अच्छे से समझ में आएगा और अगली चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।